नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स देखे उनमें हमने ग्रीक विद्वान पढ़ लिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान पढ़ लिया और उसके बाद हमने ग्रीक का और प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान के जो भी चिंतक थे उनका एक टेस्ट भी हमने दे लिया और अच्छे मॉडरेट लेवल का टेस्ट था और उसमें एक सरप्राइज क्वेश्चन भी था। उसको लेके आप में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी देखने को मिली, पर्सनली मुझे मैसेज भी मिले, तो उस क्वेश्चन को लेकर बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने उसको अटेम्प्ट किया एटलीस्ट। तो हम आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। तो आज हम देखेंगे रोमन चिंतक। रोमन चिंतक जो रोम साम्राज्य था, बेसिकली इटली का जो प्राचीन नगर है रोम, और वो साहित्य और संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इटली बेसिकली एक पर्यटक वाला देश है, पर्यटन के कारण सबसे ज्यादा विकसित देश है। तो आप इसको एटलस में अपने टैली कर सकते हैं इसकी लोकेशन, और जब भी आप पढ़ने बैठे तो एटलस जरूर साथ में लेके बैठे ताकि आपको एक नॉलेज होता रहे। और हमने बहुत सारे मैप्स से स्टडी करी है, तो आप उन मैप्स को भी देख सकते हो। तो आपने स्टार्ट करते हैं स्ट्रैबो। रोमन जो चिंतक है उनमें जो सबसे अग्रणी जो विद्वान है, पायोनियर है, वो है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का जो जन्म है वो 64 BC से 24 AD के बीच में जो इनका जो काल था वो है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस है वो इनसे टाइम से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि इससे पहले कौन सा विद्वान है, जैसे स्ट्रैबो, टोलेमी, हेरोडोटस और इरेटस ने ये 4 दे दिए। तो यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको थोड़ा सा इनका टाइम पीरियड ध्यान रखना होगा कि जैसे स्ट्रैबो के बाद टोलेमी आएगा, हेरोडोटस के बाद इरेटोस्थनीज आएगा, फिर अरस्तु, सिकंदर, इस हिसाब से। तो आप थोड़ा सा इसको टाइम को एक ध्यान रख के चलना है आपको कि इनका टाइम जो है वो ये था 64 BC से और 24 AD। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रैबो का जन्म है वो अमेशिया टर्की में हुआ था। अमेशिया टर्की है वो एशिया माइनर का ही पार्ट है। हमने सबसे पहले मैप देखा था एशिया माइनर का। आप एक बार फिर से उस मैप को देख सकते हो और आपने ड्रॉ भी किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एशिया माइनर का ही ये अमेशिया, वर्तमान में भी अमेशिया इसी नाम से है। और ये जो क्षेत्र है अमेशिया वो काला सागर के दक्षिण में है। तो आप इसको देख सकते हो, एटलस में आप टैली कर सकते हो। तो ये भी एशिया माइनर का ही रहने वाला था। और एक बात खास ये है स्ट्रैबो की कि स्ट्रैबो रोमन विद्वान होते हुए भी इनके जो भी ग्रंथ है वो यूनानी भाषा में ही लिखे गए हैं। तो आपको ये भी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा विद्वान था जो रोम का होते हुए या रोमन होते हुए भी जो यूनानी में लिखता था, तो वो है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो है उन्होंने प्रदेशों का प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर बांटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक सीमाएं जो थी वो राजनीति के हिसाब से नहीं हो, प्रकृति के हिसाब से हो। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रादेशिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रैबो को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रदेशों का जो विभाजन है, जो सीमाएं बनाए वो प्राकृतिक आधार लिए जाए उनके, तो इसलिए इनको प्रादेशिक भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रादेशिक भूगोल। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है। और इन्होंने जो भी काम था इनका वो ग्रंथों के रूप में या निबंधों के रूप में था। निबंधों के रूप में, जैसे कि इनसे पहले जो भी जितने भी जो वर्क हुआ था इरेटोस्थनीज का, तो इन्होंने एक समीक्षा के रूप में इन्होंने जो अपने जो ग्रंथ थे या जो लेख थे वो लिखे थे। तो इनका एक 43 खंड का एक जो लेख था उनका, या फिर एक संकलन बोल सकते हैं उसको, तो उसका नाम था हिस्टोरिकल मेमोयर। हिस्टोरिकल मेमोयर इस शीर्षक से इनका था। तो आपको ये शीर्षक थोड़ा सा याद रखना है, हिस्टोरिकल मेमोयर नाम से इन 43 जो निबंध थे उनका संकलन है ये। और इसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट आता है ज्योग्राफिया या ज्योग्राफिका। इसी नाम से हमने इरेटोस्थनीज की बुक भी पढ़ी थी ज्योग्राफिका। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रैबो की भी ज्योग्राफिका है और उसकी भी ज्योग्राफिका है, इरेटोस्थनीज की भी। इरेटोस्थनीज वाले में कितने 3 खंड थे, इरेटोस्थनीज वाले में 3 खंड थे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि ई ऐसे बनता है ना, ई, तो इसको 3 से ऐसे याद रख सकते हैं, ई और 3। आप याद रखना चाहें तो थोड़ा सा लॉजिक सा लगा सकते हैं। तो ज्योग्राफिका में कंफ्यूज नहीं होना, ज्योग्राफिका इरेटोस्थनीज की बुक भी थी और स्ट्रैबो की भी थी। तो ज्योग्राफिका है वो है 17 खंडों में लिखी हुई है और ये भी निबंधों के रूप में लिखी हुई है। आगे हम इसका पूरा वर्णन पढ़ेंगे कि किस निबंध में क्या लिखा हुआ है। तो अब देखिए, जो ज्योग्राफिका है उसका जो लैटिन, सबसे पहले लैटिन में जो अनुवाद हुआ वो था 1469 में, और ग्रीक है वो 1516 में। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी का है वो लैटिन में 1469 और ग्रीक में 1516 में
अनुवाद की गई। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो स्ट्रेबो थे उन्होंने ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप का उपयोग किया था या बनाए थे। तो जो स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप है इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हिपार्कस ने बनाए थे। हिपार्कस ने ही सबसे पहले जो 2D जो ग्लोब था उसको 3D में बदलने और स्टीरियोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की नींव उन्होंने रखी थी हिपार्कस ने। तो हिपार्कस का ही अनुगामी था ये स्ट्रेबो। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। तो आपको ये शब्द है ना, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शब्दों पे ध्यान रखना है, इन पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ना हिंदी और इंग्लिश में जाते हैं ना तो इनका जो ट्रांसलेशन है वो गलत हो जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसकी इंग्लिश चेक करेंगे। इंग्लिश चेक नहीं करने की वजह से आपके 2 या 3 क्वेश्चन एटलीस्ट गलत हो जाएंगे जो आपको आ रहे थे। तो ये बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद। तो आप इसको भी ध्यान रखिए, आप इसको एज इट इज मान लेंगे कि ये जो है प्रादेशिक भूगोल का पिता या रीजनल ज्योग्राफर था और कोरोलॉजिकल साइंस था। क्षेत्र वर्णी भूगोल याद नहीं रखकर आपको नाम याद रखना है कोरोलॉजिकल साइंस। तो इन्होंने भूगोल को क्या कहा, कोरोलॉजिकल साइंस। मैंने यहाँ इसीलिए नहीं लिखा हिंदी में कि आप इंग्लिश को ही पकड़े। इसको कहते हैं क्षेत्र वर्णनी भूगोल। क्षेत्र वर्णनी मतलब क्षेत्र का वर्णन करने वाला विषय बताया, क्षेत्र वर्णनी। तो आप इसको याद करने के लिए रख सकते हो, बाकी इसको आपको नाम ये याद रखना है कि कोरोलॉजिकल साइंस भूगोल को सबसे पहले किसने बताया, तो ये था स्ट्रेबो ने। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें योगदान है। नेक्स्ट है कि इन्होंने भूगोल में क्षेत्र वर्णनी नींव लेखों की नींव डाली। बेसिकली इन्होंने हिस्ट्री पर काम किया और हिस्ट्री के हिसाब से और क्षेत्रों का वर्णन किया। बेसिकली इनका काम था वो हिस्टोरिकल था। इनसे जो पहले विद्वान आए थे उनके कार्यों की इन्होंने बेसिकली समीक्षा करी और इनका जो जितना भी ज्ञान था वो द्वितीय स्रोतों पर आधारित था। ऐसा नहीं था कि इन्होंने जाकर खोज करी थी। एक तो ये लाइब्रेरी में रहे थे, तो उस अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में भी रहे थे, तो उससे भी इनको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हुई, तो उनको ग्रंथों के रूप में संकलन कर दिया। तो इनका क्या था, द्वितीय स्रोत पर आधारित इनका ज्ञान था, द्वितीय स्रोत पर। तो डायरेक्ट इन्होंने कहीं प्रेक्षण नहीं किया था। तो इन्होंने क्या दिया कि कोरोलॉजी क्षेत्र वर्णनी शब्द दिया था इन्होंने। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और भूगोल में क्षेत्र वर्णनी लेखों की नींव डाली थी इन्होंने। अब अपने देखते हैं कि ज्योग्राफिका के जो 17 खंड जो लिखे थे इन्होंने, उसमें किस खंड में किसका वर्णन है। तो बेसिकली क्षेत्र वर्णनी लेख लिखे हैं तो क्षेत्रों का ही वर्णन होगा। तो हमें एटलीस्ट एक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस खंड में इस क्षेत्र का नॉलेज है। तो आप देख लीजिए एक बार, और मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी तो आपकी एक समझ बन जाएगी। तो आप देखिए जो फर्स्ट जो है खंड, उसमें है विषय की प्रस्तावना। विषय की प्रस्तावना का यहाँ मतलब ये है कि विषय की प्रस्तावना में इन्होंने क्या किया था कि पहले जो भी काम हुआ था उसका सिंहावलोकन किया था। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि पीछे जो भी काम हुए उनका एक रिव्यू करना या फिर उनको एक बार फिर से संभालना। जैसे कि इनसे पहले जितने भी विद्वान आए उन्होंने क्या कार्य किए उसका ही इन्होंने वर्णन किया और उसको एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपने हिसाब से कुछ तर्कों की, सिद्धांतों की, मूल जो सिद्धांत है किसी भी ग्रंथ को लिखने के लिए क्या होने चाहिए, उस पे इन्होंने काम किया है इस ग्रंथ में। तो इसमें क्या है, विषय की प्रस्तावना है। जो प्रथम जो खंड है ज्योग्राफिका का 17 खंडों में लिखी है, उसमें प्रथम खंड में विषय की प्रस्तावना है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या उसमें लिखने के लिए किन सिद्धांतों पर हमें चलना चाहिए, मूल सिद्धांत क्या है उनका इसके बारे में वर्णन है। और अपने से पूर्व में जितने भी कार्य किए गए थे उनका एक सिंहावलोकन है। जो कार्य भूले गए थे, जो पहले उनका कहीं वर्णन नहीं था, इन्होंने उनको एक जगह समेटने का काम किया। नेक्स्ट अपने देखते हैं द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में इन्होंने इरेटोस्थनीज के कार्य की समीक्षा करी है। बेसिकली जो स्ट्रेबो थे वो होमर की परंपरा के थे। होमर का जो भी योगदान है, इनको लगता था कि भौगोलिक जो भी कार्य किए हैं होमर ने उनका कोई बराबरी का नहीं है, तो ये होमर को ज्यादा तवज्जो देते थे। फिर भी इन्होंने इरेटोस्थनीज के कार्य की समीक्षा की है और इरेटोस्थनीज ने जितने भी मैप बनाए थे उन मैप्स को इन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया था। तो हम जब इनके मैप देखेंगे तो बिल्कुल इरेटोस्थनीज के मैप के जैसे इनको मैप हैं। जितने भी स्ट्रेबो ने जो मैप बनाए हैं वो इरेटोस्थनीज के ज्ञान पे बेस्ड बनाए हैं। तो इसमें इरेटोस्थनीज के कार्यों की इन्होंने समीक्षा करी है। और स्ट्रेबो थे, उनको गणितीय भूगोल का इतना ज्यादा योगदान उनका नहीं था और इतना नॉलेज भी नहीं था, जबकि इरेटोस्थनीज का जो योगदान है वो गणितीय भूगोल में, इरेटोस्थनीज का जो योगदान है वो गणितीय भूगोल में है।
तो ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो सेकंड जो खंड था वो हमने देख लिया। कई बार इनको खंड की जगह इनका नाम वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हम ना खंड ढूंढते रहे, खंड या जिल्द, ये नाम भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इरेटोस्थनीज का 3 खंडों में थी ज्योग्राफी का, और इनकी थी वो 17 खंडों में थी। अब हम देखते हैं खंड की जगह क्या नाम आ सकता है। जिल्द लिखा जा सकता है, जिल्द, और वॉल्यूम भी लिखा आ सकता है, वॉल्यूम। तो आप थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज ना हो, आप इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रख लें तब भी ये ठीक रहेगा। आपको एक ही नाम याद रखना पड़ेगा, वॉल्यूम। नेक्स्ट अपने चलते हैं कि सेकंड खंड में हो गई थी इरेटोस्थनीज की समीक्षा। अब थर्ड में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है, यूरोप महाद्वीप की नदियां, पर्वत और इनका वर्णन किया है। और इनके बारे में इनका नॉलेज है वो थोड़ा सही नहीं था, इनको कम नॉलेज था, तो यूरोप महाद्वीप का वर्णन किया है। नेक्स्ट इसमें है गौल, ब्रिटेन और आल्प्स पर्वत का वर्णन किया है। गौल जो पुराना नाम है वो है फ्रांस का। तो जो फोर्थ जो खंड है उसमें इन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और आल्प्स पर्वत का वर्णन किया है। आपको थोड़ा सा बेसिक एक आइडिया बना के चलना है कि इनका वर्णन है। नेक्स्ट इसमें है कि फिफ्थ और सिक्स जो खंड है, जो जिल्द है या जो वॉल्यूम है, उसमें इटली व सिसिली के जो द्वीप हैं उनका वर्णन है। इटली व सिसिली द्वीपों का वर्णन है। इटली के पास ही है सिसिली द्वीप। तो इसमें जो इनका जो ज्ञान है वो हमने पढ़ा था पोसेडोनियस। पोसेडोनियस के जो भी लेख थे या जो भी कार्य था उन पर आधारित है, पोसेडोनियस के कार्य पर आधारित है इनका जो ज्ञान है वो। तो इन्होंने इस खंड में जो ज्ञान है वो बेसिकली स्ट्रैबो ने क्या किया था, जो इनसे पहले जो विद्वान हुए उनके ही कार्यों को इन्होंने अपने ग्रंथों में बनाया। और पोसेडोनियस का हमने ग्रंथ देखा था, जो इनकी जो बुक थी उसका नाम था द ओशियन, और ये हिस्टोग्राफर थे, ज्योग्राफर थे। तो ये हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेवंथ जो पार्ट है, सेवंथ जो खंड है उसमें है राइन नदी के पूर्व व डेन्यूब के उत्तर का क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ था कि इन्होंने जो कैस्पियन सागर है और काला सागर है, इसके बारे में, काला सागर के बारे में सही सूचना दी थी, पर जो कैस्पियन सागर है उसका जो विस्तार है, कैस्पियन सागर जो है उसका विस्तार इन्होंने क्या बताया। हमें पता है कि उत्तर से दक्षिण ज्यादा विस्तार है कैस्पियन सागर का। अगर आप देखोगे तो ऐसे करके कैस्पियन सागर का ये वाला शेप है। तो कैस्पियन सागर का इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने पूर्व से पश्चिम इनको ज्यादा बता दिया था, पूर्व से पश्चिम विस्तार बताया था इन्होंने। तो ये भी इनका थोड़ा सा भ्रामक विचार था, जबकि जो शेप है वो इस प्रकार से है। तो एक इन्होंने क्या किया था, राइन नदी के पूर्व में डेन्यूब के उत्तर का क्षेत्र और कैस्पियन सागर, ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है पॉइंट। कैस्पियन सागर का आकार इन्होंने गलत बताया था। तो हमें ना इससे क्या, इसका कैस्पियन सागर का आकार पता चल गया। यूरोप के, बेसिकली यूरोप वाले और फ्रांस वाले जो क्षेत्र हैं उनका नॉलेज होता है, जो वर्तमान जर्मनी वाला जो क्षेत्र है उसका। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि 8th, 9th और 10th जो वॉल्यूम थे उनमें यूनान में पड़ोसी देशों के द्वीपों का वर्णन है। तो ये जो बेसिकली थे ये इसी लोकेलिटी के रहने वाले थे, तो इसका अच्छा वर्णन किया है इन्होंने, यहाँ का अच्छा वर्णन किया है। यहाँ पे इन्होंने सिनोप प्रायद्वीप का वर्णन किया, और सिनोपी जो लाल मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, उसका वर्णन किया है। और मक्का की खेती होती है यहाँ पे, ऐसा भी बताया, क्योंकि ये इस क्षेत्र के ही रहने वाले थे। काला सागर का भी वर्णन किया है इन्होंने। तो काला सागर जिसको युगजिन सागर कहते हैं उसका भी वर्णन है, अच्छा वर्णन है, विश्वसनीय है। और इनका जो वर्णन है राइन नदी व डेन्यूब नदी के उत्तर का क्षेत्र, ये संक्षिप्त वर्णन है, मतलब जिक्र तो किया है पर उसकी ज्यादा सूचनाएं नहीं दी है। नेक्स्ट अपने देखते हैं 11th से लेकर 16th तक एशिया महाद्वीप का वर्णन है। 11th से लेकर 16 जो वॉल्यूम है उनमें पूरे में एशिया महाद्वीप का वर्णन है, और उसमें भी 11th है उसमें एशिया व यूरोप के सीमावर्ती क्षेत्र, जो यूरेशिया कह सकते हैं आज का हम, वहां का वर्णन है। तो आप ये थोड़ा सा एशिया वाला पार्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में कि कौन से जिल्द है उसमें एशिया महाद्वीप का वर्णन है। तो अगर ऑप्शन में आए कि 11th से 16th तब तो हम ये करेंगे, अगर 11th से 16 नहीं आए तो 11 कर देंगे अपने। नेक्स्ट है 12th, 13 और 14th में कपाडोसिया, युगजिन सागर काला सागर को ही कहते हैं, युगजिन सागर काला सागर को कहते हैं। तो इस वाले क्षेत्र का वर्णन है काला सागर को हमने देखा था, एक मैप देखा था हमने, उसमें जो टर्की वाला मैप था उसमें काला सागर की लोकेशन थी। और
इनके जो वर्णन है बेसिकली ये क्या थे कि होमर की परंपरा के थे और इरेटोस्थनीज के कार्यों का सिर्फ मैप में इन्होंने समर्थन किया था और गणितीय ज्ञान इनका ज्यादा विस्तृत नहीं था। ये में याद रख के चलना है। युक्तिन सागर और इनका वर्णन है। नेक्स्ट एक इन्होंने काला सागर का सही वर्णन किया था, कैस्पियन सागर का नहीं बताया था, ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो 15th है उसमें भारत और फारस और उसके मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उनका वर्णन किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में इनका जो ज्ञान था वो सिंधु और जो गंगा नदी है उनके बारे में अस्पष्ट ज्ञान था। इनका मानना था कि जो गंगा नदी है वो पहले दक्षिण में बहती है और फिर पूर्व की और जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है। तो ये इनका थोड़ा सा भ्रामक इनका जो था मानना था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो दक्षिणी जो भारत का जो बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन कन्याकुमारी, वो इन्होंने दक्षिण पूर्व में प्रक्षेपित बताया था। तो ये भी इनका मानना गलत था। कन्याकुमारी जो दक्षिणतम बिंदु है केप कैमोरिन वो, और ये इनका सही मानना नहीं था। कन्याकुमारी के बारे में इन्होंने गलत बताया। गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में भी इनका ज्ञान अस्पष्ट था। फारस में इन्होंने जो टॉरस, जैक्रोस और जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में इन्होंने अच्छा वर्णन दिया। फारस की खाड़ी के बारे में वर्णन दिया इन्होंने। और नेक्स्ट अपने देखते हैं कि असीरिया जो 16th जो वॉल्यूम थी उसमें इन्होंने असीरिया, फिलिस्तीन व अरब प्रदेश का वर्णन किया है। तो असीरिया, फिलिस्तीन, अरब प्रदेश, असीरिया है जो वर्तमान सीरिया है जहां गृह युद्ध की समस्या हम देखते, जो गृह युद्ध की समस्या का सामना करता आ रहा है कई वर्षों से। तो असीरिया है वर्तमान सीरिया। और फिलिस्तीन जो है ये भी विवादास्पद एक जो है कंट्री है। यूएन कई जो है ऑर्गेनाइजेशन इनको मान्यता भी नहीं दी कि एक कंट्री है। तो फिलिस्तीन और इजराइल जो है उसी का विवादित क्षेत्र है फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का एक भाग है वो जॉर्डन नदी बहती है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। तो सॉरी, इजराइल और जॉर्डन जो देश है उनके मध्य जॉर्डन नदी बहती है। आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख पा रहे होंगे कि जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा बनाती है जॉर्डन नदी, और वहीं पे मृत सागर है। मृत सागर डेड सी की जो लवणता है वो 239, डेड सी यहाँ मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा। जो डेड सी है उसकी जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो है 239 प्रतिशत प्रति हजार। इसको हम 23.9% भी लिख सकते हैं। तो इसको लवणता लिखने के दो तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। पीपीएम में लिख सकते हैं, तो वो भी अपने ओशियन में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेड सी के बारे में। डेड सी है वो इजराइल और जॉर्डन जो है उनके मध्य है, और वहीं पर फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन की जो कैपिटल है वेस्ट बैंक, वो भी आप देख पा रहे होंगे। और साथ में आप थोड़ा सा अकाबा की खाड़ी देख पा रहे होंगे, और जो आसपास के जो देश है सीरिया उसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। तो आप इस मैप को अच्छे से देख सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं जॉर्डन नदी, मृत सागर, और इन लोकेशंस को आप टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने इसी जो अपना है जो 16th जो पार्ट है उसी में अरब प्रदेश का भी वर्णन है। अरब प्रदेश, अरब प्रायद्वीप है, उसका भी वर्णन है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं 17th जो है उसमें है अफ्रीका में मिस्र का वर्णन। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रैबो थे उन्होंने अफ्रीका के बारे में जो भी वर्णन था इनका वो मिस्र से संबंधित था। मिस्र के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया था, क्योंकि बहुत सारे विद्वान थे इनसे पहले भी आए थे। उन्होंने क्या किया था कि इस पे काम किया हुआ था। तो जो इनके जो इसके बारे में जो भी जानकारी है वो अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी थी उससे इन्होंने जो भी जानकारी ली है वो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी से ली है। तो आप ये भी समझ सकते होंगे इन्होंने नील नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है उसका कारण इथोपिया में होने वाली भारी वर्षा बताया था। नील नदी का आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, हेरोडोटस ने उद्गम ही गलत बताया था, एटलस पर्वत बताया था। और सिंधु नदी का भी एटलस गलत, जो सिंधु नदी का भी उद्गम इन्होंने गलत बताया था हेरोडोटस ने। तो आप पीछे वालों को साथ साथ लेके चलिए, उनको भूलना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, मिस्र का बहुत अच्छा वर्णन किया था, और इन्होंने बताया था वहां पे खजूर बहुत ज्यादा होते हैं, और नील नदी का वर्णन कर ही दिया इन्होंने। तो अफ्रीका में बेसिकली इन्होंने क्या किया था, मुख्यतः मिस्र का ही वर्णन था उसमें, और उसके जानकारी के स्रोत क्या थे, जो पहले से जो लिखे गए जो निबंध थे उनका वर्णन था। अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने देख लेते हैं कि
जो भारत जो स्ट्रैबो का ऐसा मानना था कि जो विश्व है उसकी जो दक्षिणतम बिंदु है वो तापराबून जो है, श्रीलंका का पुराना नाम था तापराबून। तो इनका मानना क्या था कि जो विश्व है उसकी जो दक्षिणतम सीमा है वो है तापराबून। क्या मानना था? तापराबून या श्रीलंका। तापराबून इसका पुराना नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम है। और ये इनका मानना था। और एक इनका मानना था कि पृथ्वी की जो आकृति है, शेप है, वो ओब्लोग है। ओब्लोग, ओब्लोग, ओब्लोग को लिखा जाता है, आप इंग्लिश भी याद रख लीजिए, ओब्लोंग लिखा जाता है, ओब्लोंग। ठीक है, ओब्लोंग। ओब्लोंग का मतलब क्या था? नाशपाती। देखिए क्या आपने नाशपाती। ओब्लोंग का मतलब एज डायरेक्ट कोई ऐसी शेप नहीं होती कि एक तो हमने देखा था कि इलिप्स होता है, इलिप्स। इलिप्स हमने देख लिया था उस वाले वीडियो में कि जो सर्कल है उसकी जो अगर सेंटर से पेरिफेरी पर किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो ये वाली जो दूरी है वो सेम होगी किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो, जबकि इलिप्स में ऐसा नहीं होता है। ए और बी ये वाली डिस्टेंस है, सॉरी ये इतना बड़ा इलिप्स है और ये ए और बी ये वाली डिस्टेंस अलग अलग होती है। सॉरी, ए और बी ये दोनों डिस्टेंस है वो अलग अलग होती है, जबकि ओब्लोंग में ये वाली जो इस एक सिरे को अगर ज्यादा बढ़ा दे, जैसे कि ये ऐसे वाला, थोड़ा सा ऐसे वाला, तो डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिरे को बढ़ा दे, बस यही है इसमें ना। तो ओब्लोग जो शेप है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि ओब्लोग किसने बताई थी? स्ट्रैबो ने बताई थी। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो स्ट्रैबो में भी ये स्ट्रैबो और ओब्लोग ऐसे थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो आप याद रख सकते हो इसको, स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो ने जो पृथ्वी की आकृति बताई थी वो ओब्लोग थी। ओब्लोग शब्द तो रट लिया पर उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए एटलीस्ट हमें। तो ओब्लोग का मतलब होता है कि अगर कोई जो आपने इलिप्स लिया, दीर्घवृत्त लिया, उसको एक डायरेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा खींच दे तो वो जो शेप बनेगी वो ओब्लोग होगी। तो ओवल शेप भी बोल सकते हैं, पर इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया था वो ओब्लोग ही किया था, ना तो आयताकार और ना ही दीर्घवृत्ताकार। तो इन्होंने ओब्लोग शेप लिया काम में, ये आप थोड़ा सा याद रखिए। और इन्होंने मृत सागर के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया था। मृत सागर से पहले भी, ये हमने यहाँ लिखा था ना कि मृत सागर के बारे में इससे पहले भी अरस्तु ने भी बताया था, उस पॉइंट में हमने पढ़ा नहीं था, अरस्तु ने भी बताया था। और मृत सागर के बारे में थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो मृत सागर में का जो वर्तमान आकार है वो सिकुड़ता जा रहा है, तो इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मृत सागर की लवणता ज्यादा होने के कारण वहां पर तैरना पॉसिबल नहीं है। ये भी एक जनरल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि क्या आप मृत सागर में तैर सकते हो? तो आप नहीं तैर सकते। और मृत सागर का आकार वाष्पीकरण के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्राचीन समय में बहुत मतलब ईसा की 4वीं शताब्दी से लेकर यहाँ से नमक ले जाया जा रहा है और नमक निकाला जा रहा है बेसिकली यहाँ से। और इन लोगों को उस टाइम भी पता था, नमक निकालने की टेक्निक्स भी थी इनके बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया। तो जो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट थी उनका हमने पढ़ लिया। और ज्ञात विश्व की सीमा के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में। और भारत के बारे में जो ज्ञान था वो भी इनका इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं प्लिनी। प्लिनी वो जो थे वो थे खगोलज्ञ थे और इनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिका नेचुरल्स। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका नेचुरल्स। और ये ब्रह्मांड विज्ञानी, जीव विज्ञानी और मानव विज्ञानी थे और इन्होंने आकाशीय पिंडों का वर्णन किया। प्लिनी जो थे वो ब्रह्मांड विज्ञानी थे। इनकी बुक थी, बेसिकली इनकी बुक का नाम याद रखना आपको ज्यादा जरूरी है। और ऐसा इनका इतना ज्यादा कुछ है नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन, इस बुक को आप याद रख लीजिए। और अगर आप चाहें तो बुक्स की एक अलग से लिस्ट बना सकते हैं, तो वो आपको याद रखने में इजीली आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट इनका जो योगदान है वो है कि इन्होंने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया था। तो प्लिनी को हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे टोलेमी को। नेक्स्ट अपने देख रहे थे क्लाउडियस टोलेमी को। टोलेमी जो है वो मिस्र के निवासी थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 90 से 168 AD। तो ये अलेक्जेंड्रिया में इनकी शिक्षा हुई और अलेक्जेंड्रिया में रहते थे। अलेक्जेंड्रिया में वो नील नदी जो मोहना बनाती है, वहाँ आपने एटलस में आप देख सकते हो, अलेक्जेंड्रिया एक वहाँ शहर है, मिस्र में है। और
ये रोमन गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे और भूगोलविद थे। टोलेमी थे वो गणितज्ञ, दार्शनिक और भूगोलविद थे और मानचित्रकार भी थे। तो टोलेमी बेसिकली क्या थे, मानचित्रकार, मानचित्र बनाने में इनका ज्यादा योगदान है, तो इनको मानचित्रकार भी कहा जाता है, मानचित्रकार भी थे। और टोलेमी का जो योगदान है, टोलेमी ने जो अपने से जो पहले के जो जितने भी विद्वान थे उनके जो ग्रंथ थे उनको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया और अच्छे से उनमें जो कुछ जो गणित के नियम थे उनको व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करके अपने ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया। तो अपने देखते हैं टोलेमी की जो बुक्स हैं उनका देखते हैं, वर्णन देखते हैं। तो जो प्रथम जो बुक है वो है एल्मागेस्ट। एल्मागेस्ट या एल्माजेस्ट दोनों नाम आ सकते हैं ना, एल्मागेस्ट या एल्माजेस्ट। और इसका दूसरा नाम है ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस। तो आपको ये भी याद रखना है, ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस। ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस जो बुक है वो तारागणों की विस्तृत सूची है, कैटलॉग ऑफ स्टार। आपको अगर याद हो तो ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, कैटलॉग ऑफ स्टार्स। ये हिपार्कस की बुक थी, कैटलॉग ऑफ स्टार्स। उसमें क्या था, 850 तारागणों की सूची थी, 850 तारागणों की सूची थी, उनके नाम थे। तो एक टेबुलेटेड लिस्ट थी, 850 तारागणों की सूची थी। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि एल्मागेस्ट है उसमें किसका वर्णन था, तो आप ये बता सकते हो। और बेसिकली ये उसको हिपार्कस के जो कार्य थे उनका ही वर्णन किया है इन्होंने आगे। तो 850 तारागणों की सूची थी, ये तो किसकी थी, हिपार्कस की। और इन्होंने भी इसमें तारागणों की सूची और उनका एक टेबुलेटेड लिस्ट बनाई है इन्होंने ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफी सिंटैक्सिस है वो खगोल विज्ञान का मानक संदर्भ ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खगोल विज्ञान का मानक संदर्भ जो है वो किस पुस्तक को कहा जाता है। तो वो टोलेमिया की ज्योग्राफिया सिंटैक्सिस भी नाम आ सकता है और एल्माजेस्ट या एल्मागेस्ट नाम भी आ सकता है। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। मानक संदर्भ ग्रंथ का मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक। तो ये एक स्टैंडर्ड लेवल सेट करती है, तो इसको मानक संदर्भ ग्रंथ कहा गया है एल्माजेस्ट को। इसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति से संबंधित गणितीय सिद्धांतों का पूर्ण स्पष्टीकरण है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि हिपार्कस थे और भी जो विद्वान थे उन्होंने इनका वर्णन किया था। तो इन्हीं का आगे और विस्तृत विवरण है जो उसमें एल्मागेस्ट में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट बुक देखते हैं एनालिमा। एनालिमा जो बुक है वो खगोल से संबंधित एक बुक है और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन है, खगोलीय पिंडों का वर्णन है। तो एनालिमा में खगोलीय पिंड हो गए और एल्माजेस्टा में तारागण, कैटलॉग ऑफ स्टार्स ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है द ज्योग्राफिका। ज्योग्राफी का है स्ट्रेबो की और इरेटोस्नेज की, दोनों की ही ज्योग्राफी का नाम से बुक है। तो द ज्योग्राफी या द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी और भूगोल की गाइड, ये तीनों नाम है वो द ज्योग्राफी जो बुक है उसके हैं। द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की गाइड भी कहा जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भूगोल की गाइड किसे कहा जाता है। तो आप एल्माजिस्ट या एनालिमा इनको मत कह देना। द ज्योग्राफी या द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी बुक है उसको भूगोल की गाइड कहा जाता है। और इसमें मानचित्र प्रक्षेपों के उत्तम सिद्धांत है। जो मानचित्र से जो इनके जो सिद्धांत थे वो हिपार्कस से लिए गए थे और उनका ही आगे वर्णन है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो यूनानी विद्वान थे हिपार्कस, उन्होंने एस्ट्रोलेब जो यंत्र था उसका भी उन्होंने विकास किया था। और जो ग्लोब को सबसे पहले जो ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक जो प्रक्षेप बनाने की जो नींव रखी थी, जो शुरुआत करी थी, वो हिपार्कस ने करी थी। तो अपने देख सकते हैं इसमें कि ये जो मानचित्र प्रक्षेपों के उत्तम सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि ये जो बुक है द ज्योग्राफी, उसमें 26 मानचित्रों का संग्रह है। तो ऐसे डायरेक्ट पूछा तो नहीं जा सकता, फिर भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में कि 26 जो मानचित्रों का संग्रह ग्रंथ है ये। नेक्स्ट अपने देखते हैं इनके जो योगदान है इनका, वो देखते हैं। इनका जो मुख्य योगदान है वो गणितीय भूगोल और मैपिंग जो वर्क है इनका, उसमें ज्यादा योगदान है इनका। तो मैपिंग वर्क में और गणितीय भूगोल में इनका योगदान है। इससे पहले गणितीय भूगोल हमने इरेटोस्थनीज और थेल्स का पढ़ा हुआ है योगदान। नेक्स्ट, इन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेपों का रूपांतरण किया और ध्रुवीय चित्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया। ये सारी चीजें हिपार्कस से ली गई। इसके अलावा जैसे हिपार्कस ने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, और इसी प्रकार से इन्होंने भी वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित कर और वो बताए थे, कटिबंध भी बताए थे इन्होंने,
और ग्रेट सर्कल भी बताया था। तो ये सारी चीजें इन्होंने ली हुई है पहले से। तो इसीलिए पृथ्वी की परिधि का मापन भी किया इन्होंने। पृथ्वी की परिधि के मापन में हम और भी देख चुके हैं, इरेटोस्थनीज देख चुके हैं, पोसिडोनिस देख चुके हैं, और ने भी करी थी। तो इसलिए इन्होंने इतनी सारी चीजें जो थी अडॉप्ट करी या फिर चुराई, इसलिए इनको आलोचकों ने भाव हरणकर्ता या प्लेगरिस्ट की संज्ञा दी है। तो ऐसा कुछ अर्थों में मानना सही भी है, क्योंकि इन्होंने जो हिपार्कस था ये, या फिर एक ये मेरेनियस ऑफ टायर्स, ये नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि मेरेनियस ऑफ टायर्स है उसके और हिपार्कस के कार्यों की इन्होंने सबसे ज्यादा जो सामग्री थी उसका दुरुपयोग किया था। कहा तो ऐसा जाता है कि दुरुपयोग किया था, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने जो भी उनका जो कार्य था उसको व्यवस्थित ढंग से और एक वैज्ञानिक रूप से इन्होंने दिया। तो इसलिए इनको भावहरण करता तो या नकलची, भावहरण करता नकल करने वाला कहा जाना तो सही नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, इसका मतलब होता है नकल करता। तो अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भावहरण करता का मतलब होता है नकल करता, पर इन्होंने नकल नहीं करी थी, इन्होंने व्यवस्थित ढंग से उसको ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था। तो ये नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इन्होंने हिंद महासागर को बड़ी झील माना, जो कि गलत था। इनका मानना था कि जो हिंद महासागर है, जैसे कि होमर का और इनसे पहले हिपार्कस का मानना था कि जो हिंद महासागर है वो एक बड़ी झील के जैसे है, और मतलब पूरा विश्व है वो घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। तो इन्होंने क्या माना कि हिंद सागर है वो अफ्रीका के तट से जाकर, जो अज्ञात भाग बना हुआ है अफ्रीका का, उससे जाकर उसकी सीमा लग जाती है। तो ऐसा इनका मानना था। और एक इन्होंने अज्ञात विश्व के बारे में वर्णन किया था। अज्ञात विश्व का मानना था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी अज्ञात विश्व में माना था, और जो भी स्थान जो नहीं खोजे गए थे उनको इन्होंने अज्ञात विश्व में डाल दिया था कि ये अज्ञात विश्व के देश हैं या अभी तक खोजे नहीं गए। टेरा इनकॉग्निटा। तो आप ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हिंद महासागर को बड़ी झील माना था, जबकि इससे पहले भी कई विद्वान आए थे, उन्होंने सही बताया था। और इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम गंगा की खाड़ी बोला था उस टाइम, जो कि आज के टाइम के बंगाल की खाड़ी है, उसको मैप पर दिखाया था। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के संदर्भ में जो भी चीजें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए कि सर्वप्रथम भारत में जो बंगाल की खाड़ी है उसको किस रोमन विद्वान ने और मैप पर दिखाया। तो ये थे टोलेमी, क्लॉडियस टोलेमी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर या बंद सागर बताया। अब थोड़ा सा आप उसमें करेक्शन कर लीजिए। कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया था इन्होंने, और इसकी आकृति भी इन्होंने गलत बताई थी, न कि स्ट्रेबो ने बताई थी। स्ट्रेबो ने सही बताई थी, कैस्पियन सागर की आकृति इन्होंने गलत बताई थी, और बताया बंद सागर था। और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कैस्पियन सागर को बंद सागर किसने बताया था, हेरोडोटस ने बताया था। जबकि उससे पहले के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने कैस्पियन सागर को बंद नहीं बताया था, उत्तरी सागर की एक भुजा माना था। तो आप हेरोडोटस के बाद ये भी कैस्पियन सागर को बंद या आंतरिक सागर बताने वाले ये एक विद्वान और हो गए। नेक्स्ट है मानचित्र रचना में ये हिपार्कस और इरेटोस्थनीज के अनुयायी थे। ये यहाँ पता चलता है अपने को, क्योंकि इतने सारे जो भी कंसेप्ट है ये सारे हिपार्कस के लिए हुए हैं। 360 डिग्री में विभाजित करना, कैटलॉग बनाना स्टार्स की, ये सारे काम, प्रक्षेप बनाना, ये सारे हिपार्कस की परंपरा है। तो ये किसके अनुयायी थे, ये भी आ सकता है कि किसके अनुयायी थे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि दिशाओं के गलत प्रदर्शन के कारण कोलंबस भारत की जगह उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, क्योंकि इन्होंने जो मैप बनाए थे वो बहुत ज्यादा विकृत थे। जो आकार था वो बहुत विकृत बता दिया। श्रीलंका के आकार को भी इन्होंने बड़ा बता दिया था, जो कि कितना छोटा है हम सब जानते हैं। तो दिशाओं की गलत प्रदर्शन की थी इन्होंने। इनका जो मानचित्र था वो बहुत विकृत बन गया था। तो कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंच गया था। दूसरा इनका मानना ये था कि इनका जो कंसेप्ट था जो भी पृथ्वी के बारे में, तो वो जियोसेंट्रिक था, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था इनका भी। तो ये भी कई बार कभी भी आ सकता है कि कौन कौन से एक टेबल देते कि जियोसेंट्रिक कंसेप्ट वाले कौन से थे, या फिर 4 ऑप्शन देते उनमें 3 जियोसेंट्रिक वाले हो और 1 हेलियोसेंट्रिक वाला हो। तो ये जो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था ना वो 1543 तक है ना, जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था इनका, वो 1543 तक माना गया, जब तक कि कोपरनिकस का और वो नहीं आ गया। हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट या सूर्य ब्रह्मांड जो है वो सूर्य केंद्रित है, वो कंसेप्ट नहीं आ गया, तब तक इनका कंसेप्ट माना गया।
जियोसेंट्रिक माना गया कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट था वो कब, इनका कंसेप्ट कब फेल हो गया, जब 1543 में कोपरनिकस का जो सिद्धांत आ गया था, कोपरनिकस का, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 1543 में और कोपरनिकस का सिद्धांत आया था, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कोपरनिकस। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कोपरनिकस का आया था। सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है वो सूर्य केंद्रित है और सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो नेक्स्ट अपने ये देख लिया था कि कोलंबस गलत पहुंच गया था, वो टोलेमी के कारण पहुंच गया था, तो नई दुनिया की खोज हो गई थी। और जो कोलंबस था वो बहामास जो द्वीप है, बहामास, आप एटलस में अपने अगर देखेंगे बहामास या बहामा भी कहते हैं इनको ना, बहामा जो द्वीप है वहां पहुंचे थे। ये वेस्ट इंडीज के आसपास कह सकते हैं, अपने जो अटलांटिक महासागर है उसमें द्वीपों की एक श्रृंखला है। तो आप देख सकते हैं कि बहामास द्वीप पहुंचा था कोलंबस और नई दुनिया की खोज करी थी। इसके बाद ही उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का पता चला था। तो नेक्स्ट अपने देख रहे हैं सोलिनस, ये इनकी बुक कभी मैच द कॉलम में आ सकती है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सोलिनस है, कई बार क्या होता है कि हम इन नामों को छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, अगर हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये रोमन थे। तो कई बार क्या होता है कि 4 ऐसे थिंकर्स आ जाते हैं, इनमें से रोमन कौन नहीं है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, सोलिनस है वो रोमन थिंकर थे और इनकी बुक है रेरम मेमोरेबिलियम, रेरम मेमोरेबिलियम, थोड़ी सी शब्द पकड़ना आप थोड़ा, रेरम मेमोरेबिलियम। और इसमें जो इसका अर्थ होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड या भूमि का वर्णन। तो रेरम मेमोरेबिलियम का अर्थ होता है भूमि का वर्णन। नेक्स्ट अपने देखते हैं मेरेनियस ऑफ टायर्स, ये टायर्स का रहने वाला था, जैसे थेल्स ऑफ मिलेटस बोलते हैं, एनेक्सिमेंडर भी मिलेटस का निवासी था। तो टायर्स एक जगह का नाम है, टायर, सिडोन, ये वाले ना जगह का नाम है। आपने पुराने मैप देखे होंगे, मैंने डाले थे वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं अच्छे से। तो टायर्स, सिडोन, ये आप आसपास देख लेना ना, साइरिन, सोसा, सार्डिस, पुराने नाम है ये, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। मेरेनियस को हमने क्यों पढ़ा है, उसका कारण ये है कि जो टोलेमी था ना वो इसके प्रति अपने आप को, इसका ऋण था, वो ऐसे मानता था कि मेरेनियस का काम है जो हमने, वो इसी की समीक्षा कर रहा था, बेसिकली इसी के जो कंसेप्ट थे, इनकी जो धारणाएं थी उन पर ही टोलेमी ने काम किया, तो इसलिए हमने मेरेनियस को ऑफ टायर्स को यहाँ पढ़ा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इन नामों को, जो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बाद ये भी थोड़े ध्यान रख लेना आप। तो आज हमने इस क्लास में रोमन्स को कंप्लीट कर लिया, इससे पहले भी आपने ग्रीक को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट अपने अंधकार युग पढ़ेंगे और आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, भूलना नहीं है। ये नहीं हो कि आज रोमन पढ़ ली तो ग्रीक साफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इनको पढ़ते रहिए और मैं पूछती रहूंगी आपसे, तो आप भूलेंगे नहीं, साथ में रिवाइज भी कराती रहूंगी। तो आपका दिन शुभ हो।